बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सलेंस ऑनलाइन एजुकेशन फिजिक्स क्लास में आपको खुशामदीद। लास्ट क्लास में हमारा ये टॉपिक चल रहा था टेंशन केसेस। टेंशन के जो केसेस हैं हम वो पढ़ रहे थे। हमने उससे पहले थोड़ा सा टेंशन देखा था। टेंशन क्या होता है? जब आप किसी भी स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को बांधते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है। तो फिर न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक ऊपर की तरफ स्प्रिंग में फोर्स पैदा हो जाती है जिसको आप कहते हो टेंशन। जब भी आप एक स्प्रिंग को एक ब्लॉक से बांधोगे दो फोर्सेस हो जाएगी वहां पर। एक होगी वेट नीचे की तरफ, एक होगी टेंशन ऊपर स्प्रिंग में। अब अगर टेंशन और वेट बराबर होता है तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, क्योंकि ना ऊपर वाली फोर्स ना नीचे वाली फोर्स दोनों बराबर है। अगर नीचे जा रहा है ऑब्जेक्ट, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब हम क्या लेंगे? वेट ज्यादा है, टेंशन कम है। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड ऊपर जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि टेंशन ज्यादा है और वेट जो है वो हाँ हाँ याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर जा रहा है तो आप कंसीडर करोगे टेंशन ज्यादा है, नीचे जा रहा है तो आप कंसीडर करोगे वेट ज्यादा है। ऑब्वियस बात है, जिस तरफ मूव कर रहा है उस तरफ की फोर्स ज्यादा है। उसके बाद टेंशन के केसेस हम स्टडी कर रहे थे। टेंशन के दो केसेस होते हैं। दोनों केसेस के अंदर हम करते क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग होता है और हम उस स्ट्रिंग के दोनों सिरों पर एक एक ऑब्जेक्ट बांध देते हैं। और फिर हम देखेंगे अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा और एक स्ट्रिंग होगा और उस स्ट्रिंग के दोनों सिरों पे अगर हम वेट बांध देते हैं तो ऑब्वियस बात है अब टेंशन स्ट्रिंग में आ जाएगी। तो हमें उस टेंशन का और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है। दो केसेस बनते हैं ये। पहला केस क्या होता है? व्हेन बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट जो स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं वो दोनों वर्टिकल मूव करें। अब वर्टिकल मूव करेंगे तो ऑब्वियस बात है एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेना है और फिर जो स्प्रिंग में टेंशन पैदा हो रही है उस टेंशन का फॉर्मूला बनाना है। तो दो फॉर्मूले बनाने हैं हमें इस केस के अंदर। फिर हमारे पास केस 2 आएगा। तो केस 1 हमने लिया कि दोनों बॉडीज वर्टिकल मूव कर रही है। ये उसकी डायग्राम है। डायग्राम में आप देखें ये जो रेड है ये पुली है और पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग गुजर रहा है और स्ट्रिंग के दोनों सिरों पर हमने एक एक ऑब्जेक्ट बांधा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को जो बड़ा वाला आपको नजर आ रहा है इसको हमने नाम दिया ये ए है और जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम नाम दे दिया हमने बी। ए का मास मैं m1 से डिनोट कर रहा हूँ, बी के मास को मैं m2 से डिनोट कर रहा हूँ। सबसे पहली कंसीडरेशन तो हमने ये की कि m1 इज ग्रेटर देन m2, यानी m1 बड़ा है m2 छोटा है। डायग्राम में भी मैंने बड़ा करके बनाया हुआ है। m1 बड़ा यानी भारी है और m2 छोटा है यानी कि हल्का है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो स्प्रिंग है ये अब ये वाला ए ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और जो बी वाला ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करने लग गई। दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही है। ए जो है वो नीचे डाउनवर्ड और बी जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है। फिर हमने क्या किया, हमने पहले ए बॉडी पे जो फोर्सेस लग रही हैं उनको चेक किया। ये आपके पास ए बॉडी है। अब ए बॉडी पर हम देखते हैं तो हमें दो फोर्सेस नजर आती है। एक उसका वेट जिसको आप W1 कह रहे हैं और वो नीचे की तरफ एक्ट करता है, और दूसरा टेंशन जिसको आप T कह रहे हैं वो धागे में आ गई थी और ऊपर की तरफ। तो ए पर दो फोर्सेस लग रही हैं, ये मैंने लिख दिया। एक है W1 यानी वेट और दूसरी है टेंशन यानी कि T। तो ए बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही हैं। अब हम देखते हैं कि ये बॉडी मूव कैसे कर रही है। तो ये बॉडी नीचे मूव कर रही है। ठीक है, as the object is moving downward। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैंने आपको अभी भी बताया था ऊपर कि जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा होता है तो वेट इज ग्रेटर, वेट बड़ा होता है टेंशन छोटा होता है। तो वेट 1 इज ग्रेटर देन टेंशन। फिर हम नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है आप बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर दें। तो बड़ी फोर्स W1 है तो हमने W1 में से टेंशन को माइनस कर दिया। ये नेट फोर्स का फॉर्मूला है। अब हमने इसमें फोर्स और वेट की जगह उनके फॉर्मूले डाल दिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है MA और वेट का फॉर्मूला होता है MG। तो ये हमने MA और MG डाल दिया। तो 1 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हम पहली बॉडी की बात कर रहे हैं और उसका मास जो है वो M1 है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T। अब यही चीज हमने दूसरी बॉडी पर भी की। अब हमने देखा
दूसरी बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। तो बिल्कुल दूसरी बॉडी भी बिल्कुल पहली बॉडी की तरह है, स्ट्रिंग के साथ वेट लटका हुआ है। तो दो फोर्सेस लग रही है, W2, एक ये W2 नीचे की तरफ और एक टेंशन ऊपर की तरफ। अब अगर हम B का मोशन देखें तो B जो है ऑब्जेक्ट, वो एज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, तो B जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होती है, और ऊपर वाली फोर्स कौन सी है, टेंशन। इट मीन्स कि टेंशन इज ग्रेटर, टेंशन बड़ी है, W2 यानी वेट 2 जो है वो छोटा है। अब आपने नेट फोर्स निकाली, वही ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया, तो इस बार टेंशन पहले है क्योंकि ये ज्यादा है, टेंशन माइनस W2, और ये आपने उसके फॉर्मूले डाल के ये इसकी इक्वेशन बना दी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, M1 और एक ये। इन दोनों को हम नीचे ले जाते हैं, डायग्राम भी नीचे ले जाएंगे अब अभी समझने के लिए, करके डायग्राम छोड़ें। ये दो इक्वेशंस मेरे पास तैयार हुई है। M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, ये इक्वेशन 1 है, और M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाता हूँ। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, ऐड बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दें, दोनों इक्वेशंस को आप प्लस कर दें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, ये रही दोनों इक्वेशंस। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ 1 1, इधर से भी हटा देता हूँ। ठीक है जी, मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, प्लस करूंगा। क्या हुआ अबू बकर, क्या हुआ मेरा बच्चा? सर कल आपने जहाँ से छोड़ा था वहां से स्टार्ट किया है ना? जी एग्जैक्टली, बल्कि मैं थोड़ा सा रिवाइज ही कर रहा हूँ, मैंने तो यहाँ तक किया था, ये मैंने कुछ टाइप नहीं किया आपके सामने, पुराने टाइप हुआ बता। तो ये मैंने कल जहाँ तक छोड़ा था मैंने उसको थोड़ा सा रिवाइज कराया, और अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो अब हम करके आ रहे हैं फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस कर देते हैं हम, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं। अब प्लस करने का तरीकाकार याद रखिएगा, प्लस करने का तरीकाकार ये होता है, हाँ, प्लस करने का मैथमेटिक्स आपको तरीकाकार ये बताती है कि दो इक्वेशंस अगर आप प्लस कर रहे होते हैं तो लेफ्ट को लेफ्ट से प्लस कर दें, राइट को राइट साइड से प्लस करें। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड क्या है, इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड ये है, इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड ये, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। M1A प्लस M2A, ठीक है जी, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से प्लस कर दिया, ये इक्वल टू आ गया, और राइट साइड को राइट साइड से प्लस किया जाता है। मैथमेटिक्स, लेफ्ट साइड से ऐड होती है, राइट साइड से ऐड होती है, तो लेफ्ट साइड मैंने ये ऐड कर दी। अब मैं राइट साइड को राइट साइड से ऐड करूंगा, तो इसमें ये टेंशन जो है, एक प्लस का टेंशन है, एक माइनस का टेंशन है, तो ये क्या हुआ, ये कट गया। ठीक है, ऊपर वाला टेंशन किसका है, माइनस का, नीचे वाला टेंशन कौन सा है, प्लस का। तो प्लस माइनस और सेम होता है तो कट जाता है, तो टेंशन से कट गया, आपके पास क्या बचा, M1G माइनस M2G। तो ये मैं नीचे लिख लेता हूँ, M1G माइनस M2G। ठीक है जी, तो ये मेरे पास दोनों इक्वेशंस को ऐड करके ये कुछ आ रही है, M1A प्लस M2A, उसके बाद आ रहा है M1 इज इक्वल टू M1G माइनस M2G। अब ये 1 मैं छोटे कर देता हूँ, ठीक है, ये ले जी मैंने तो छोटा कर। तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, दोनों की लेफ्ट साइड ऐड कर दी, ये हो गया, दोनों की राइट साइड ऐड करनी, टेंशन काट दिया, बचा क्या, M1G माइनस M2G। अब हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, मैथमेटिक्स फैक्टराइजेशन मैट्रिक में भी पढ़ा है, कॉमन ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आप देखें जरा, लेफ्ट साइड पे देखें आप, A आपको कॉमन नजर आ रहा है, M1 के साथ भी A है, M2 के साथ भी A है, तो आप A को कॉमन ले लेंगे, और फिर ब्रैकेट में जो बच जाता है हम वो लिखते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, इसमें से A कॉमन में चला गया, क्या बचा, M1, तो ये आपने लिख दिया M1, और इसमें से आपके पास M2 बचा, ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, मैथमेटिक्स में कॉमन कैसे लिया जाता है, दोनों टर्म्स में जो कॉमन होता है वेरिएबल आप उसको बाहर लिख दो, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जो बच गया। तो अब आपके पास ये A देखें, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आपने A कॉमन ले लिया, ये रहा। अब आपके पास जब A कॉमन चला गया तो यहाँ से क्या बचा, M1, यहाँ से क्या बचा, M2, तो ये आपने ब्रैकेट में लिख दिया, इसको आप कॉमन कहते हो। बिल्कुल यही चीज अब आप इस साइड पे भी करो। इस साइड में आपके पास कॉमन क्या है, वेरिएबल G आप देखें दोनों में नजर आ रहा है, तो आप G कॉमन ले लें,
और ब्रैकेट में आप जो बच जाएगा वो लिख दें, दोनों तरफ ब्रैकेट में मेरे पास m1 और m2 बच गया। ठीक है, तो ये हमने कॉमन से सॉल्व किया इसको। इधर से हमने लेफ्ट साइड से a कॉमन ले लिया, बचा m1 प्लस m2, और राइट साइड से मैंने g कॉमन ले लिया, बचा m1 माइनस m2। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि सर ये m क्यों कॉमन नहीं लिया, तो याद रखिएगा m क्यों कॉमन नहीं लिया भाई, क्योंकि m1 और m2 दोनों अलग हैं। m1 पहली बॉडी का मास है और m2 जो है वो दूसरी बॉडी का मास है, तो दोनों जरा डिफरेंट है, इस वजह से हम m1 और m2 कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे देखें ये जो m1 है और ये m2 है, ये दोनों अलग चीजें हैं। m1 बड़ा है, m2 छोटा है, आपने ऊपर कहा है, तो इसलिए इसको कॉमन नहीं लोगे, सिर्फ a कॉमन गया इधर, इधर से g कॉमन गया। अब आप क्या करेंगे, इस तरफ चूंकि आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाना है, तो ये जो ब्रैकेट है m1 प्लस m2 का ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको उठाएं और राइट साइड पे ले आए इस तरफ। जब आप इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इधर आपके पास a बच जाएगा, और आपके पास ये इक्वेशन बनेगी जो अब मैं आपके सामने बना रहा हूँ। जरा थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा, लेट मी सी, कोशिश करूं कम से कम टाइम लगे। देखें m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, और बाहर आ गया, ये देखिए ये इक्वेशन बना। ये आपके पास ब्रैकेट था m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब मैं इसको g वाली राइट साइड पे लेके गया इस साइड पे, तो ये डिवाइड हो गया, ये देखें नीचे आ गया ये m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, आपने इसको राइट साइड पे लेके गए, डिवाइड हो गया। ये g, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मैंने सारे m1 ब्रैकेट में, क्योंकि मास को मैंने ऐसे लिख दिया, एक ब्रैकेट के अंदर g बाहर कर दिया, बात एक ही है। ये g देखें, ये g इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी भी देखें ये g इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बात एक ही है। तो हमने क्या किया, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा था, आपने इसको उठाया और राइट साइड पे ले गए, और ये इधर नीचे आ गया, डिवाइड हो गया। तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 डिवाइड हो रहा है, बाकी आपके पास ऊपर वही है, m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय g। जी आप यहाँ पे लिखें चाहे आप पहले लिखें, एक ही बात है, यहाँ लिख दें कोई मसला नहीं है, यहाँ लिखें कोई मसला नहीं। ठीक है, तो चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जी m1 माइनस m2 ये रहा, और फिर ये हो गया नीचे। अब ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना लिया। कैसे बनाया, हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ऐड करके आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। अब हम बनाएंगे टेंशन का फॉर्मूला। ठीक है, टेंशन के फॉर्मूले के लिए मैंने आपको कल भी बताया था जाते जाते कि टेंशन का अगर आपको फॉर्मूला तैयार करना है तो आप क्या करें, डिवाइड बोथ इक्वेशंस। एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या किया, प्लस किया था, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था ये, और टेंशन के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा। तो चले जी हम दोनों इक्वेशंस ले लेते हैं, ये मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कर ली, टेंशन खामखा ही कटा हुआ है, इसको मैं नहीं काट रहा यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये मैंने दोनों इक्वेशन लिए और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ये साइन जो होता है डिवाइड का होता है, अपॉन वाला। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा, ये असल में की पॉइंट होता है। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ये आपके सामने। और टेंशन के लिए क्या करूंगा, मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा, तो ये मैंने पहले इक्वेशन 1 लिखी, फिर ये लाइन जो दली हुई है ये अपॉन का साइन है, यानी डिवाइडेड बाय, और फिर ये इक्वेशन 2 लिखी है। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं मैथमेटिक्स के जरिए, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये नीचे वाले एक्सेलरेशन से कट जाएगा, बस सिर्फ ये कटेगा और कुछ नहीं। टेंशन नहीं कट सकता यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस है, सेम होना चाहिए, डिवाइड के दौरान काटने के लिए सेम होना चाहिए। तो आपके पास a कट गया, अब आपके पास क्या बचता है, m1 अपॉन m2 और इज इक्वल्स टू, और m1g, g लिखा मैंने, r लिख दिया, और इधर क्या बचा आपके पास नीचे, माइनस का t भी तो है, t माइनस m2g, ऊपर भी t आएगा। ठीक है जी, ये जरा इसको लिख लूँ पहले तरीके से, उसके बाद बता दूँ। हाँ, तो आपने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर रहा है। इस डिवाइड के दौरान a कट जाएगा, अब आपके पास ऊपर क्या बचा, m1g, m1 इज इक्वल टू m1g माइनस t, और नीचे क्या बचा, m2 इज इक्वल टू t माइनस m2। ठीक है, यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आपके लिए टफ हो सकती है, तो अगर कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछ लें, तो मैं इसको सबस्क्रिप्ट पे ले आऊँ। हाँ जी, अब आपके पास ये बच रहा है, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप क्या करें, इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये होता है कि ये M1 जो है ये दूसरे साइड के इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस के अंदर मल्टीप्लाई। इसी तरीके से ये जो M2 है ये दूसरे साइड में इधर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा नीचे, यहाँ पर M1 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया T माइनस M2G से, ठीक है। फिर इज इक्वल टू का साइन, और M2 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया M1G माइनस T से, ठीक है जी। तो आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, M1 को दूसरे साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। तो देख लें नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, M1 ब्रैकेट में डाल दिया T माइनस M2। इसी तरीके से ये जो यहाँ का डिनोमिनेटर था M2, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया M1G माइनस T से। तो देख लीजिए मैंने लिख दिया। अब आप मल्टीप्लाई करें जी, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट खुलती है, ये आपका जो है हाँ, अब आप मल्टीप्लाई करें, ये M1 जो है ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यानी T से भी मल्टीप्लाई होगा। पहले आप T से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा M1T, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा M2G से, तो ये हो जाएगा M1 M2G, ठीक है। तब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये M1T से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया M1T, उसके बाद माइनस है, माइनस डाल देते हैं, फिर होगा M1 M2G, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स है जी, मल्टीप्लाई भी आपको हो पाता होगा। आपने M1 को पहले T से मल्टीप्लाई किया, दोनों वेरिएबल्स आपने मिला के लिख दिया, ये लिख दिया M1T। उसके बाद आपने M1 को इस माइनस M2G से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया माइनस M1 M2G। बिल्कुल यही चीज अब आप राइट साइड पे करें, M1 ये M2 जो है पहले M1G से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा M1 M2G, फिर माइनस, फिर T के साथ जब M2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा M2T, ठीक है जी। ये कहाँ चले गई थी अली? अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको जरा छोटा कर देता हूँ। क्या क्यों नहीं काटा, टेंशन क्यों नहीं काटी? अबू बकर पूछते हैं कि जी ये टेंशन मैंने क्यों नहीं काटी, यहाँ पर ये टेंशन मैंने क्यों नहीं काटी। बिल्कुल सेम होनी चाहिए तब कटता है डिवाइड में। अगर ऊपर आपका +2 है, नीचे आपका -2 है, आप कैसे काटोगे? साइन चेंज है। तो यहाँ पर मैंने क्यों नहीं काटी, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, सेम नहीं है। एक्सेलरेशन मैंने क्यों काट दी, क्योंकि इनके साइन भी सेम है, तो ये ऊपर भी प्लस में नीचे भी प्लस में, तो ये सेम है, इस वजह से कटा है। टेंशन क्यों नहीं काटा, क्योंकि साइन उसका अलग है। तो हमारे पास हमने क्या किया, टेंशन के लिए दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना था। ये इक्वेशन 1 ली, डिवाइड किया इक्वेशन 2 से, सिर्फ एक्सेलरेशन कटा, ये आपके पास बच गया। अब आपने क्रॉस के अंदर मल्टीप्लाई किया, M1 जो है ये T माइनस M2G से मल्टीप्लाई हो गया, ये लिख दिया आपने, और M2 जो है आपका ये M1G माइनस T से मल्टीप्लाई हो गया, ये लिख दिया। अब आपने ब्रैकेट खोली, आपने M1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, M2 को आपने दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, अरेंज कर लें। T वाली जो टर्म्स है यानी टेंशन वाली जो टर्म्स है उनको एक तरफ कर लें, और M1 M2G वाली जो टर्म्स है उनको आप एक तरफ कर लें। तो अब ये देखें, ये माइनस का M1 M2G है, अब मैं जब इसको राइट साइड पर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और इधर से ये जो माइनस का है जब मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहीं पे अरेंज कर लेते हैं, चलें आपको करके दिखा देते हैं नीचे। तो हमने ये इक्वेशन है, ये वो इक्वेशन एग्जैक्ट कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस माइनस वाले को उठाऊंगा और इस साइड पे ले आया, इस साइड पे लाऊंगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। इसी तरह ये जो माइनस का T2 है, ये वाला, ये माइनस का 2T, इसको उठाया और इसको इधर ले आया लेफ्ट साइड पे, तो जब मैं लेफ्ट साइड पे लाऊंगा इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे अरेंज कर लिया आपने, ठीक है। देख ले, दोनों इक्वेशन से कंपेयर कर लें। तो हमारे पास हमने इधर से क्या करा जी, टेंशन वाले एक तरफ कर लिए और M1 M2G वाले एक तरफ कर लिए। साइन माइनस के थे, जब आप उनको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये देखिए जी, T वाले अब आपके एक तरफ आ गए और M1 M2G वाले अब आपके एक तरफ आ गए। अब आप क्या करें, टेंशन ले लें कॉमन, ये जो T है ना, T इसको आप कॉमन ले लें, ये T ये T। तो इस टेंशन को आपने इस साइड पर कॉमन ले लिया, आपके पास बचा M1 बचा, T हट गया, कॉमन में चला गया, और M2 बचा, T कॉमन में चला गया। लेफ्ट साइड से आपने टेंशन कॉमन में ले ली,
और राइट साइड पे आप ये देखें M1 M2G और M1 M2G इन दोनों को प्लस कर दें, सेम है प्लस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2M2G। ठीक है जी, ये आपके पास 2M2G हो गया। तो आपने क्या किया, अब इस स्टेप में लेफ्ट साइड से आपने टेंशन कॉमन में ले ली और राइट साइड पर आपने दोनों को ऐड कर दिया। टेंशन कॉमन में लिया आपने तो बचा क्या आपके पास ब्रैकेट के अंदर M1 प्लस M2 और इधर से आपने 2 जब उनको ऐड किया तो आपके पास ये हो गया 2M1 M2। अब बस आखिरी चीज, ये ब्रैकेट टेंशन का फॉर्मूला चाहिए तो ये ब्रैकेट खामखा यहाँ मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रही है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए। जब आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, ये दूसरी साइड पे ले गया मैं इसको, ये और इधर आके ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये आपके पास टेंशन की इक्वेशन आ गई। 2m1t इज इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। ये आपके पास टेंशन का फॉर्मूला आ गया। टेंशन की मैंने आपको पहले कहा था सिंप्लीफिकेशन थोड़ी मुश्किल लगती है अगर आप मैथ में थोड़े वीक, फैक्टराइजेशन नहीं पता, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं पता तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ये हमने तो पहला केस निपटा दिया, हमें 2 इक्वेशंस चाहिए थी, हमने एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला बना लिया और हमने टेंशन का भी फॉर्मूला बना लिया। ये जरा देखें एक नजर दोबारा, हमने 2 इक्वेशंस बनाई थी कल की क्लास में, इक्वेशन 1 और 2। एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को प्लस किया, ये मैंने दोनों इक्वेशंस ली, दोनों को ऐड किया। तब आप ऐड करेंगे तो टेंशन कट जाएगी क्योंकि प्लस माइनस 0 जाता है, दोनों सेम उतनी कट जाती है, टेंशन कट गई। लेफ्ट साइड से आपके पास जो बचा आपने लिख दिया M1A प्लस M2A और राइट साइड से आपके पास टेंशन कटने के बाद क्या बचा M1G माइनस M2G। तो ये आपने सब कुछ लिख दिया। अब आप दोनों साइडों से कॉमन ले लो, लेफ्ट साइड से आपको A कॉमन मिला, राइट साइड से आपको G कॉमन मिला। ब्रैकेट में आप जो फिर कॉमन निकालने के बाद जो बच जाता है वो आप ब्रैकेट में डालते हैं, तो वो हमने ब्रैकेट में डाल दिया। अब ये जो ब्रैकेट है A के साथ M1 प्लस M2 इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई हो रहा था, आप जब दूसरी साइड पे लेके गए डिवाइड हुआ और ये आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। आप टेंशन लेते हैं, टेंशन बनाते हैं, टेंशन के लिए हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड, ये मैंने इक्वेशन 1 ली, डिवाइड किया इसको मैंने इक्वेशन 2 से। डिवाइड में A कट जाएगा क्योंकि उनके साइन सेम है लिहाजा A कट गया। अब A कटने के बाद आपके पास क्या बचा, ये बचा जी आपके पास लेफ्ट साइड पे बचा M1 अपॉन M2 और राइट साइड पे बचा M1G माइनस T अपॉन T माइनस M2G। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक का न्यूमिनेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो ये आपके पास ये हो जाएगा ऐसे, M1 जो है वो T माइनस M2G से मल्टीप्लाई हो गया, M2 जो है वो M1G माइनस T से मल्टीप्लाई हो गया। फिर हमने ब्रैकेट खोली, दोनों साइडों पर ब्रैकेट खोलने आप, M1 दोनों के साथ जाके लग जाता है, ये जो M1 है ये T और M2G दोनों के साथ जाके लग गया, देखें T के साथ ये लगा और M2G के साथ ये लगा। इसी तरीके से आप राइट साइड से भी खोल लें। अब आप अरेंज करें, अरेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, टेंशन एक तरफ कर लें, M1 M2G एक तरफ कर लें, दोनों के साइन जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे, ये आपने अरेंज कर लिया M1T प्लस M2 और फिर अब आपने क्या करा, लेफ्ट साइड से टेंशन कॉमन ले ली, राइट साइड पे आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करा ये बन गया, टेंशन जब आपने कॉमन ली तो ये बन गया। अब इस ब्रैकेट को जो टेंशन के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है इसको आप दूसरे साइड पे ले जाएं, दूसरी साइड पे आकर ये डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा टेंशन का भी फॉर्मूला। तो ये हमारे पास केस 1 था। केस 1 के अंदर हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहे थे। अब हम बात करेंगे केस 2 की, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे केस 2। केस 2 में होता क्या है, व्हेन वन मूव वर्टिकल, एक ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल मूव करेगा एंड अदर मूव हॉरिजॉन्टल, ये फर्क आ गया। केस 1 में दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल मूव कर रहे थे और केस 2 में एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। अब इसको हम कैसे डिजाइन करें इसको, इसके लिए मैं आपको दूसरे सॉफ्टवेयर पे ले जाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास सेटअप है, इस सेटअप के अंदर आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मूव करेगा। हमने करा क्या, हमारे पास ये एक टेबल है, उस टेबल के किनारे पे आपने ये जो है एक पुली लगा दी, जिसको हम कलर दे देते हैं, चले अलग कलर दे देते पुली को, ये दे दिया पुली को कलर, ये पुली लगा दिया आपने। अब अपने इस पुली पे से ये जा रहा है, आपके पास ये स्ट्रिंग जा रहा है, देखे जी ये जहाँ पे मेरा कर्सर है ये स्ट्रिंग जा रहा है और ये पुली के ऊपर से होकर गुजर रहा है और इस स्ट्रिंग के दोनों किनारों पर हमने एक एक ऑब्जेक्ट बांध दिया। ठीक है, हमने इस तरह का सेटअप किया कि हमने
पुली को के टेबल के किनारे पे लगाया और उस पुली के ऊपर से हमने स्ट्रिंग को गुजार दिया और स्ट्रिंग के दोनों सिरों पर जो है वो मास हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लगा हुआ है। अब हमारे पास, अब अगर आप खुद सोचे, जरा इमेजिन करें, अगर आप इस मास को मूव करते हैं, इसको आप हिलाते हैं, तो ये ऊपर या नीचे जाएगा, यानी वर्टिकल मूव करेगा। और फिर ये वाला कैसे मूव करेगा, ये हॉरिजॉन्टल आगे जाएगा या पीछे जाएगा, है ना। अगर मैं M1 को नीचे करता हूँ डाउनवर्ड मोशन, तो ये आगे जाएगा, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये पीछे जाएगा। यानी एक ऑब्जेक्ट वर्टिकल मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये वर्टिकल मूव कर रहा है ए, और जो बी है वो आपका हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सेटअप हो गया। अब हम यहाँ पे जरा दोनों बॉडीज पे देखते हैं फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है, यही हमें करना पड़ेगा। तो पहले हम ए की बात करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सपोज करेंगे हम कि M1 जो है हमारे पास बड़ा है और M2 छोटा है, वही वाली कहानी जैसे हमने पिछले उसमें भी केस में तस्वुर किया था कि M1 इज बिगर देन M2। अब M1 भारी है, M1 जब भारी होगा तो ऑब्वियस बात है कि फिर ये ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगा। जब ये ज्यादा होगा, वजनी होगा, तो ये नीचे जाएगा और ये जो है आपका फॉरवर्ड जाएगा ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया जी, M1 जो है वो बड़ा है निस्बतन M2 के। ये आपने वही कंसीडरेशन की जो आपने पिछले केस में की थी, M1 भारी है, M2 हल्का है। और ऐसी सिचुएशन में अब M1 जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और M2 जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। अब हम A पर देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेज है। A बॉडी पर नोट करें कि कौन कौन सी फोर्सेज है, और ये याद रखिएगा A नीचे जा रहा है। तो A पर सबसे पहले आपको पता है जी, एक फोर्स होगी जिसको आप कहते हो वेट, और वो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट कर रही होगी ऐसे, इसको आप कह देंगे वेट 1 यानी W1। और जो दूसरी फोर्स होगी वो ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी ऐसे, और इसको आप क्या कहते हो, टेंशन, ये स्प्रिंग में आ जाती है। देखो मेरे साथ क्या, हाँ ठीक है जी। तो हमें ए बॉडी पे दो फोर्सेस नजर आ रही है, एक वेट W2 जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और दूसरा टेंशन, ये वाली टेंशन, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, वही बिल्कुल पहले की तरह के जो है ना, वेट ज्यादा है और टेंशन कम है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है ऐसे, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। जब डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो मैंने आपको क्या बताया कि फिर नीचे वाली फोर्स ज्यादा होगी, यानी वेट 1 इज ग्रेटर, टेंशन कम है, वेट ज्यादा है। ठीक है जी, ये वाला मामला जरा याद रखिएगा। अब हम इस डायग्राम को वहां ले जाते हैं, इस डायग्राम को हम वहां ले जाते हैं और फिर हम वहां पे डेरिवेशन करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने डायग्राम लिया है जी यहाँ पर। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या कहा आपको कि जी हमारे पास ये केसेस है, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट वर्टिकल मूव करेगा, एक हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले तो मैं ये कह लूंगा कि M1 इज ग्रेटर देन M2, यानी कि ये जो ए बॉडी का मास है, ए बॉडी जो है ये बड़ी है, भारी है, M1 बड़ा है, भारी है, और ये जो बी बॉडी है जिसका मास M2 है, ये हल्का है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ए भारी, बी हल्की होगी, तो सब जानते हैं कि ए नीचे की तरफ मूव करेगा और बी जो है वो आगे की तरफ। ये मैंने एरो बनाई हुई है, ए जो है वो ये वाली एरो नीचे की तरफ मूव कर रहा है और बी जो है वो आगे की तरफ। अब हम देखेंगे फोर्सेस ऑन ए बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। तो ए बॉडी कहाँ है जी, ये रही, और हमने देखा ए बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही है, एक होगा वेट जिसको आप कहोगे W1, और एक होगी टेंशन जिसको आप कहोगे T। वेट 1 नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ। उसके बाद चूंकि ये बॉडी नीचे मूव कर रही है, एज इट मूव डाउनवर्ड, क्योंकि ये नीचे जा रहा है ना, ये देखें आप कौन से नीचे जा रहा है। अब ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कौन सी फोर्स बड़ी होगी, वेट 1। वेट 1 इज ग्रेटर देन टेंशन, वेट 1 जो है वो टेंशन से बड़ी है। ओके ओके बेटा, हाँ। तो ए बॉडी पे हमने क्या देखा, इस केस के अंदर एक ऑब्जेक्ट नीचे वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। हमने कहा M1 इज ग्रेटर देन M2,
उस हिसाब से जब आप M1 को बड़ा M2 को छोटा कर दोगे तो A नीचे और B आगे जाएगा। आपने A बॉडी पे फोर्सेस देखी कौन कौन सी लग रही है, दो फोर्सेस आपको नजर आ रही है, एक वेट जिसको आप W1 कह रहे हैं और एक टेंशन जिसको आप P कह रहे हैं। W की जो वेट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है बड़ी फोर्स कौन सी हो जाएगी हमारे पास, W यानी वेट। अब आप नेट फोर्स निकाल लें बिल्कुल पिछली तरह, नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, ज्यादा में से कम को माइनस कर दो। अब ज्यादा बड़ी फोर्स कौन सी है इस केस में, ए बॉडी पर कौन सी केस फोर्स ज्यादा है, W1। तो W1 में से आप माइनस कर दें टेंशन। अब आप इनके फॉर्मूले डाल दें, F की जगह आ जाएगा M1A। A1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम पहली बॉडी की बात कर रहे हैं। और वेट की जगह फॉर्मूला आ जाएगा mg का, और m की जगह लिखेंगे हम m1, क्यों, क्योंकि हम पहली बॉडी की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पिछले केस की तरह। पिछले केस में भी ये इक्वेशन बनी थी, क्योंकि पिछले केस में भी ए बॉडी नीचे जा रही थी और वेट ज्यादा हो गया था, टेंशन कम था, और हमने यही फॉर्मूला बनाया था। तो ये हमारे पास ए बॉडी की फोर्सेस हो गई। ए बॉडी में ये दो फोर्सेस लग रही थी, वेट 1 ज्यादा था, लिहाजा आपने नेट फोर्स बना लिया, ये आपके पास नेट फोर्स आ गया। अब हम बात करते हैं बी बॉडी, बी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब बी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लगने के लिए हमें वापस पेंट पे जाना होगा। इसी डायग्राम पे वापस आ जाते हैं ये ले। अब मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूँ, बी की। ठीक है, तो अब मैं जरा बी को कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा, बी कैसे मूव कर रहा है, ऐसे आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है बी। अब बी आगे की तरफ जा रहा है, इस पे फोर्स देखते हैं। देखें, ये बी ऑब्जेक्ट जो है वो एक टेबल पे रखा हुआ है। पहली बात आपको पता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होगा दुनिया में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दुनिया पे मौजूद होगा तो उस पर जो एक पहली फोर्स लग रही होगी वो हम कहते हैं वेट, और वो नीचे की तरफ, हमेशा नीचे की तरफ, भले वो टेबल पे रखी हुई हो, भले वो लटकी भी हो। ठीक है, ये लटकी हुई थी। ए बॉडी की बात करूं, ए बॉडी जो है वो लटकी हुई थी, इसलिए नीचे की तरफ था वेट, और ये रखा हुआ है अभी भी नीचे की तरफ है। तो पहली ये जो बी बॉडी पर पहली फोर्स हमने ली वो है W2, क्योंकि आपको पता है दुनिया में जो भी चीज होती है उस पर वेट जरूर होता है, वेट जरूर अप्लाई होता है, तो इसका वेट होता है। अच्छा, अब थर्ड लॉ के मुताबिक एक अपोजिंग फोर्स पैदा होती है, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है, थर्ड लॉ में ही पढ़ा था कि अगर कोई चीज टेबल पे रखी हुई होती है तो उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है, और फिर टेबल एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, उसको आप कहते हो आर, यानी रिएक्शन ऑफ द टेबल। तो यहाँ ये बॉडी टेबल पे रखी हुई है, इसकी एग्जाम्पल हमने दी थी, जैसे अगर आपकी बुक एक टेबल पे रखी हुई है तो बुक का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है। थर्ड लॉ के मुताबिक एक अपोजिंग फोर्स पैदा होनी चाहिए, तो यहाँ कौन सी फोर्स होती है, टेबल लगाती है वो, और उस फोर्स को आप कहते हो आर। यहाँ पर भी वही मामला है, ये बॉक्स आपका, ये ब्लॉक आपका टेबल पे रखा हुआ है, तो टेबल पे रखा हुआ है, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, टेबल अब एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, उसको आप कहोगे आर, यानी कि रिएक्शन। ये आपको नई फोर्स मिली है, बाकी दीगर दो पिछले केसेस में हमने दो बॉडी देखी, इसमें हमने ये ए देखा, कहीं नहीं था, क्योंकि वो सब हवा में लटके हुए थे, टेबल नहीं थी उनके नीचे। ये हाँ टेबल नीचे है। तो हमारे पास इस बी बॉडी पे दो फोर्सेस तो अभी मेरे सामने आ रही है, एक W2 नीचे की तरफ, एक R ऊपर की तरफ। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये जो बी ऑब्जेक्ट है ना, ये ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर रहा, ये वर्टिकली मूव नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया था टेंशन के केस में अगर ऊपर नीचे वाली फोर्सेस बराबर होती है, इट मींस कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। अब आप यहाँ देखें, अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा होता तो मैं कहता W2 ज्यादा है, अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होता तो मैं कहता R ज्यादा है, लेकिन ना ये नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ये तो रुका हुआ है लंबाई में। वर्टिकली क्या कहेंगे हम इसको, ये रुका हुआ है। इट मींस कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, ये कैंसिल कर देती है, ये आपकी नहीं है, यहाँ पर खत्म हो गई। तो हमारे पास अब तक बी के अंदर दो फोर्सेस नजर आई मुझे, एक थी वेट नीचे की तरफ, एक थी टेबल का रिएक्शन ऊपर की तरफ, लेकिन ये दोनों फोर्सेस बराबर थी और दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। दैट इज व्हाई ये ब्लॉक आपका वर्टिकली मूव नहीं कर रहा। अगर आर ज्यादा होता तो वर्टिकली ऊपर जा रहा होता, वेट 2 ज्यादा होता तो नीचे जा रहा होता, लेकिन ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इट मींस कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपका बी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो जो फोर्स इसको आगे की तरफ लेकर जा रही है वो कौन सी है,
वो कौन सी है, वो धागे की टेंशन है। तो बस 3 फोर्सेस है इधर इस बी पर, W2, R और धागे में मौजूद टेंशन। W2 और R एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, वो तो खत्म हो गई। तो अब ये जो बी ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, तो ये किस फोर्स की मदद से मूव कर रहा है, टेंशन की मदद से मूव कर रहा है। यानी कि एक ही फोर्स है, कोई नेट फोर्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, देयर इज ओनली वन फोर्स, कौन सी, टेंशन। और टेंशन ही वो फोर्स है जो इसको मूव कर रहा है, यानी T इज इक्वल टू एफ, T इज इक्वल टू एफ। टेंशन ही वो फोर्स है जो इस बॉडी को आगे लेके जा रही है। ठीक, तो अब हम इस बात को भी मान लिख लेते हैं। तो अब हमने क्या देखा जी, यहाँ हम लिखना शुरू करते हैं ये बात कि हमने फोर्स ऑन बी देखी। बी ऑब्जेक्ट पे पहली फोर्स मुझे नजर आई वेट, जिसको हमने नाम दिया W2 का, और दूसरी मुझे नजर आई रिएक्शन, जिसको मैंने नाम दिया R का। ये W2 और R आपस में बराबर है, लिहाजा दे कैंसिल ईच अदर, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो बस आपके पास वाहिद फोर्स बची, एक ही फोर्स बची आपके पास, जिसकी वजह से ये आगे मूव कर रहा है। वो फोर्स कौन सी है, वो फोर्स है टेंशन। देयर इज ओनली वन फोर्स दैट इज मूविंग बॉडी फॉरवर्ड एंड दैट इज टेंशन। अब इसमें आप फॉर्मूला डाल दें, एफ की जगह आप क्या डालेंगे, M2A। 2 क्यों लिखा, क्योंकि हम दूसरे बॉडी की बात कर रहे हैं, एक ही बात थोड़ी कर रहे हैं। और इज इक्वल टू टेंशन। जी आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो इक्वेशन 2 बड़ी सिंपल सी छोटी सी बनी है, इक्वेशन 1 जरा बड़ी बनी है। ठीक है, तो हमने देखा पहली बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, ये हमारे पास लग रही है फोर्सेस, ये हमने लिख दिया और ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। और हमने देखा बी बॉडी पे हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, M2A इज इक्वल टू T। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। टेंशन के लिए डिवाइड भी करेंगे, टेंशन के लिए हम उससे भी थोड़ा सा सस्ता काम कर लेंगे, वो आसान हो जाएगा, लेकिन ये हम करेंगे अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट से कम रह गया टाइम। तो आप लोगों को कुछ सवाल है तो पूछें, ये इंशाल्लाह थोड़ा सा टॉपिक रह गया, ये मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊंगा। अब आप लोगों